क्लास 11th यूपी बोर्ड या एनसीईआरटी का चैप्टर चल रहा था सप्लीमेंट्री का, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, और इसके राइटर थे विलियम सरोया। इसमें दो लड़कों की बात हो रही थी, आर्मेनियन जाति के ये दोनों लड़के थे, और एक 13 साल का मुराद और छोटा वाला 9 साल का आरम। और इस स्टोरी का जो वक्ता है, जो नरेट कर रहा है, जो स्टोरी बोल रहा है, वो आरम ही बोल रहा है। यहाँ तक हमने देखा कि उसने बताया कि हमारी ये जाति थी गारोग्लैनियन फैमिली। ये एक ऐसी जनजाति थी जो अपने स्वाभिमान के लिए, अपनी ऑनेस्टी के लिए जानी जाती थी पूरे इतिहास में, सैकड़ों सालों के इतिहास में। और घोड़ा लेकर आया था मुराद, वाइट हॉर्स, और ये जाति बहुत ही निर्धन थी, वेरी पुअर, यहाँ तक कि भोजन के भी लाले पड़े रहते थे। तो विश्वास नहीं कर पा रहा था कि मैं सपना देख रहा हूँ या सच है, क्योंकि इस फैमिली वाले चोरी करने की बात ही छोड़ दो, ऑनेस्ट थे, दूसरों का लाभ भी नहीं ले सकते थे, और पुअर इतने थे कि घोड़ा खरीद नहीं सकते थे, असंभव था। इसीलिए इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा था। अब इसके आगे, नो मेंबर ऑफ द गारोग्लैनियन फैमिली कुड बी अ थिफ। आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कजिन एंड देन एट द हॉर्स। There was a pious stillness and humor in each of them, which on the one hand delighted me and on the other frightened me. No member of the गारोग्लैनियन family could be a thief. यानी इस पूरे जाति की जो जनजाति थी, गारोग्लैनियन जनजाति, इसका कोई भी सदस्य चोर तो हो ही नहीं सकता था। I stared first at my cousin. Stared यानी घूरना। मैं पहले तो अपने कज़न को घूर रहा था, फिर इसके बाद घोड़े को घूर रहा था। There was a pious stillness and humor in each of them. और दोनों में एक पवित्र सी चुप्पी, एक पवित्र सा आनंद सा भरा हुआ था। एक तरफ तो मुझे डिलाइटेड यानी इससे प्रसन्नता हो रही थी, एंड ऑन द अदर फ्राइटेंड मी, और दूसरी ओर मैं डर भी रहा था। प्रसन्नता इसलिए हो रही थी कि बचपन से ही एक ही सपना था, घुड़सवारी। मुराद, आई सेड, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स? फिर मैंने कहा, मुराद, घोड़ा कहाँ से तुमने चुराया? लीप आउट ऑफ द विंडो, ही सेड, इफ यू वांट टू राइड। उत्तर में उसने क्या कहा मुराद ने? अगर राइड करनी है, घुड़सवारी करनी है, लीप आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से बाहर कूद जाओ। खिड़की से बाहर क्यों कूद जाओ, ये भी तुम लोग समझ लो। अब जिस तरह की खिड़कियाँ बनती हैं, ये जालीदार लोहे की सलाखें लगी, पहले ऐसी खिड़कियाँ नहीं होती थी। पहले बस खिड़कियाँ होती थी, वो खुली होती थी, उसमें जालियां नहीं होती थी, आदमी आर पार आ जा सकता था। इट वॉज ट्रू देन ही हैड स्टोलन द हॉर्स, देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट। ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चोज। इट वॉज ट्रू देन, तब तो यह बात सच थी। ही हैड स्टोलन द हॉर्स, उसने घोड़ा चुराया था। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, अब इस बारे में कोई प्रश्न ही नहीं बचा। ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चोज, और वो इसलिए आया था मेरे पास मुझको इनवाइट करने कि घुड़सवारी करूंगा या नहीं, और ये मेरे चुनाव पे निर्भर था कि मैं क्या चुनता हूँ। वेल, इट सीम टू मी स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर अ राइड वॉज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स सच एज मनी। फॉर ऑल आई नो मे बी इट वॉजंट स्टीलिंग एट ऑल। इफ यू वर क्रेजी अबाउट हॉर्सेज एंड वे माई कजिन मुराद एंड आई वर, इट वॉजंट स्टीलिंग। इट वोंट बिकम स्टीलिंग until we offered to sell the horse, which of course I knew we would never do. अब इस पैराग्राफ में ये देखोगे कि व्यक्ति अपनी गलत बात को कैसे जस्टिफाई करने का प्रयास करता है, गलत चीज़ को भी कैसे सही करने का प्रयास करता है, सही बताने का प्रयास करता है। पूरे परिवार की, पूरी जाति की एक परंपरा थी, उनका स्वाभिमान, उनकी ऑनेस्टी, और यहाँ यह बात निश्चित हो गई अब इसके मन में कि चुराया ही है, उत्तर दे नहीं रहा है, केवल आया इसलिए था बुलाने कि तुम भी सवारी करोगे या नहीं। तो अब कहता है, वेल, अच्छा, इट सीम टू मी स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर अ राइड वॉज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स सच एज मनी। तो मुझे लगता है कि घोड़े को चुराना उस तरह की चोरी नहीं है जैसे कि किसी और चीज़ की चोरी, जैसे कि पैसे रुपयों की चोरी। यानी देखो कैसे अंतर कर रहा है, कैसे बहाना बना रहा है नरेटर, स्टोरी टेलर। आरम नाम का लड़का अपने मन में ये सोच रहा है। फॉर ऑल आई नो मे बी इट वॉजंट स्टीलिंग एट ऑल, क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ ये चोरी बिल्कुल ही ना हो। इफ़ यू वर क्रेजी अबाउट हॉर्सेज द वे माई कजिन मुराद एंड आई वर, इट वॉजंट स्टीलिंग। क्योंकि घोड़ों को लेकर जितनी सनक, जितना पागलपन हम दोनों भाइयों के अंदर था, चचेरे भाइयों के अंदर, मुराद और मेरे अंदर,
तो इतना ज़्यादा अगर कोई घोड़ों के बारे में इतना पागल हो, इतना उसको चाहता हो, तो ये तो चोरी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा हम दीवाने थे घोड़े के। इट वोंट बिकम स्टीलिंग अंटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स, और ये चोरी तो तब तक बिल्कुल नहीं है जब तक कि हम इसको दूसरे को बेचने का प्रयास न करें। एंड ऑफ कोर्स आई नो वी वुड नेवर डू, और निश्चित रूप से मैं ये जानता था कि हम लोग कभी ऐसा नहीं करेंगे कि इसे दूसरे को बेचने का प्रयास करें। अर्थात अपने प्रेम को पाने के लिए, अपनी एक जिद को, अपनी एक बहुत बड़ी इच्छा को पूरी करने के लिए अगर चोरी की जाए, तो ये समझ रहा था कि अब ये चोरी नहीं। लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स आई सेड, मैंने कहा मुझे कुछ कपड़े पहनने दो। ऑल राइट ही सेड बट हरी, ठीक है लेकिन जल्दी, उसने कहा। आई लीप्ड इनटू माई क्लोथ्स, मैं अपने कपड़ों में कूद पड़ा मतलब बहुत जल्दी से कपड़ों में घुस गया, यानी बहुत जल्दी जल्दी मैंने कपड़े पहने। आई जम्प डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो, और खिड़की से मैं कूद के आंगन में आया। लीप्ड अप ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड माई कज़न मुराद, और छलांग मार के कूद कर अपने कज़न मुराद के पीछे घोड़े पर बैठ गया। दैट ईयर वे लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन ऑन वॉलनट एवेन्यू। बिहाइंड आवर हाउस वॉज द कंट्री, vineyard, orchards, irrigation ditches and country roads. In less than 3 minutes we were on Olive Avenue, and then the horse began to trot. The air was new and lovely to breathe. The feel of horse running was wonderful. My cousin Murad, who was considered one of the craziest member of our family, began to sing. I mean, he began to roar. This year we lived at the edge of town on वॉलनट एवेन्यू। इस साल हम लोग, ये बताया था मैंने प्रारंभ में कि ये ऐसी जनजाति थी जो भटकती रहती थी यहाँ से वहाँ, कोई निश्चित इनका आवास नहीं होता। जनजातियाँ वैसे ही अब भी रहती हैं जहाँ भी हैं ये देश में, अक्सर घुमंतु हैं। तो ये कहते हैं कि हम रह रहे थे इस साल बिल्कुल शहर के एज यानी किनारे, ऑन वॉलनट एवेन्यू, वॉलनट एवेन्यू जगह का नाम, तो वहाँ के हम किनारे रहते थे। बिहाइंड आवर हाउस वॉज द कंट्री, और हमारे घर के पीछे ही कंट्री यानी देहात था या देश था, जो भी था। देश का यहाँ कंट्री का मतलब नया देश नहीं, यहाँ देहात का एरिया, थोड़ा ग्रामीण एरिया से अर्थ है। विनेयार्ड्स यानी अंगूर की लताएं, अंगूर के बाग। ऑर्चर्ड्स फलों के बाग। देखो प्रोनाउंसिएशन ध्यान देना, ऑर्चर्ड्स पढ़ रहा हूँ इसीलिए कहता हूँ डिक्शनरी रखो, और नहीं तो जो वर्ड सुनते हो बहुत ध्यान से दिमाग में बिठा लिया करो, क्योंकि जानते ही हो कि इसी शब्द को उसके शुद्ध रूप में उच्चारण करना बहुत आवश्यक होता है। ऑर्चर्ड्स फलों के बाग। इरिगेशन डिचेस सिंचाई के लिए बनाई गई छोटे छोटे गड्ढे, खाई टाइप का बनाते थे, उसमें पानी इकट्ठा होता तो उससे सिंचाई होती थी। एंड कंट्री रोड्स, और वहाँ की सड़कें। इन लेस दैन 3 मिनट्स वी वर ऑन ऑलिव एवेन्यू, और 3 मिनट से भी कम समय में हम ऑलिव एवेन्यू तक पहुँच गए। ये भी जगह का नाम है, थोड़ा सा शहर समझ लो। एंड देन द हॉर्स बिगैन टू ट्रॉट, और अब हॉर्स थोड़ा, ट्रॉट मतलब थोड़ा सा धीरे धीरे दौड़ना प्रारंभ किया, क्योंकि अब सड़क मिल गई थी। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ, और ये हवा बड़ी प्यारी, बड़ी नई लग रही थी सांस लेने में। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल, और घोड़े का दौड़ना, ये अनुभव ही बड़े आश्चर्यचकित कर देने वाला था, बहुत मज़ेदार अनुभव था। My cousin Murad, who was considered one of the craziest members of our family, began to sing. और मेरा चचेरा भाई मुराद, जिसको कि परिवार में सनकी लोगों में से एक माना जाता था, काफ़ी सनकी में उसको गिना जाता था, began to sing, उसने गाना गाना प्रारंभ कर दिया। I mean, he began to roar. मेरा मतलब है कि ज़ोर ज़ोर से दहाड़ने लगा था, यानी इतना सुर में गाता था। कई लोग ऐसे होते हैं, हम भी गाएंगे। मुझे अच्छी तरह से याद है, हम लोग ग्रेजुएशन कर रहे थे, एनएसएस का कैंप जाता था, 15 दिन का शायद कैंप, 15 दिन या 14 दिन का कैंप लगता था। मलिन बस्तियों में जाके साफ़ सफाई करना, पढ़ाना लिखाना, सामाजिक कार्य करते थे। तो एक चौरसिया था लड़का, तो शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम हो डेली कैंप में, खाना वाना बना बनाया मिलता था, खाना नाश्ता सब बना बनाया मिलता था, और खूब आनंद आता था। तो शाम को प्रोफेसर्स रहते थे, तो सिंह सर थे हम लोगों के कॉमर्स फैकल्टी से मैं जुड़ा था एनएसएस में। तो वो गाना गाने के लिए तैयार हो जाए। मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ एक बहुत पुराना गाना है, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। खड़ा हुआ और लगा गाने,
और ये गाना एक तो मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ गाना, ही वॉज अ लेजेंड। इतने बड़े सिंगर का गाया गाना कैसे कोई गा सकता है यार। मैं इतना अच्छा गाता हूँ, कम से कम मुझे ऐसा पता है कि मेरी आवाज़ बड़ी अच्छी है। मैं दिखने में ही थोड़ा सा जहर खुरान टाइप का हूँ, आवाज़ तो मेरी अच्छी है, आई नो इट। दिखने में थोड़ा सा हूँ तो क्या करूँ, ऐसे हूँ पागलों की तरह, और कुछ तो बना भी रहता हूँ। वो गाया तो प्रोफेसर सोचो कि संकोच ना कर पाए, और एक तो पूरा गाने का प्रयास किया भाई साहब। मतलब तुम मुराद टाइप की अगर सिंगर हो तो कम से कम थोड़ा गा के रहने दो, मतलब एकदम जान ले लेता लो। तो अंत में प्रोफेसर सर कह रहे हैं कि यार इससे ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, इससे काम का तो हम ही लोग गा लेते हैं। तो बड़ा मज़ा आया। कई बार लोग ऐसे गाते, देखो कह रहा है कि सनकी लोगों में से एक था, परिवार में जितने सनकी लोगों में माना जाता है तो एक था सनकी, और गाना शुरू किया, आई मीन ही बिगैन टू रोर, यानी मेरे कहने का मतलब है कि अब वो गुर्राने लगा था, चिल्लाने लगा था। कुछ लोग ऐसा गाते हैं, तुम लोगों को भी कहीं कहीं भेंट हो जाती होगी ऐसे लोगों से। कुछ लोग ऐसे नाचते भी हैं, हाँ, कुछ लोग ऐसे डांसर भी होते हैं कि समझ में नहीं आता कि नाच रहा है कि मिर्गी का दौरा पड़ा है। ख़ास तौर से जब बारात जाती है, एक आध जगह ऐसा हुआ है मेरे साथ, तो मार खाते खाते बच गया हूँ ना। हाँ यार, बारात जा रही, सड़क बिल्कुल बंद, एक तो बड़ी अच्छी आदत है सड़क जाम कर देना, सड़क बंद करना, सड़क बंद, बारात जा रही, क्या हो गया, तो वहाँ भीड़ लगी थी, देखा तो एक आदमी नाली बह रही है रोड पे और उसी में वो लौट रहा है, तो मुझको लगा इसको मिर्गी आ गई है। मैं चमड़े का जूता उतार के लेके जाके उसके मुंह पे रख दिया, और जैसे ही उसके मुंह पे जूता रखा वो सनसना के खड़ा हो गया। कहा मार अब सरा हुआ पहाँ मार। कहे भाई साहब मार क्यों रहे हैं, आपको मिर्गी आई थी, देखिए जूता सूंघ के आप ठीक हो गए। तो कुल बाराती घेर लिए, तो कह रहे उसको मिर्गी नहीं आई थी, नागिन डांस कर रहा था। तो कुछ लोग ऐसे डांसर होते हैं, तो कुछ लोग मुराद टाइप के सिंगर भी होते हैं। अभी तुम्ही लोगों में से गाना गवाऊँ तो कुछ लोग ऐसे गाओगे ना कि मन करता है यार सल्फास खा के मर जाए गाना सुनने से बड़े। तो मुराद वॉज सच टाइप ऑफ सिंगर। इस लाइन में देखो कितना व्यंग्य है, कितना ह्यूमर है, ये समझाने के लिए इतना मैंने एग्जाम्पल दिया, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज तुम लोगों के लिए बहुत एक एलियन सी चीज़ है, विदेशी चीज़ है, समझ ही नहीं पाते, इसलिए इतनी भूमिका बनाई। ठीक है, पूरा अगला पैराग्राफ फिर मज़ेदार है। एवरी फैमिली हैज़ अ क्रेजी स्ट्रीक इन इट समवेयर, and my cousin Murad was considered the natural descendant of the crazy streak in our tribe. Before him was our uncle Khosrov, an enormous man with a powerful head of black hair and the largest moustache in the San Joaquin Valley, a man so furious in temper, so irritable, so impatient that he stopped anyone from talking by roaring. It is no harm, pay no attention to it. कह रहा है every family has a crazy streak in it somewhere. हर परिवार में थोड़ा बहुत सनक होता ही है, यानी थोड़ा बहुत पागलपन हर खानदान में रहता है, किसी न किसी एक व्यक्ति के अंदर ही पागलपन सनक रहता है हर परिवार में। और कह रहा है एंड माई कज़िन मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन आवर ट्राइब। और हमारी जो जनजाति थी, हमारी जनजाति में मुराद को माना जाता था कि प्राकृतिक रूप से वो पागलपन का उत्तराधिकारी यही है, ये सब लोग मानते थे उस लड़के को। बिफोर हिम वॉज आर अंकल खुसरोव, और उसके पहले यानी उसके पिछली पीढ़ी में हमारे एक चाचा खुसरोव थे, वो थे एन एनॉर्मस मैन विद अ पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर, एक बड़े से मैन, एनॉर्मस मैन मतलब बड़ा सा आदमी, एकदम खूब हट्टा कट्टा उस तरह का आदमी जिसका सिर बड़ा, काले काले बाल, एंड द लार्जेस्ट मुस्टास इन द सैन जैक्विन वैली, और वो जो कैलिफोर्निया की ये घाटी उसका नाम है सैन जैक्विन वैली, उस पूरी घाटी में रहने वाले जितने लोग थे उसमें सबसे बड़ी बड़ी मूछ उनकी थी। ऐसे आदमी, अ मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर, उनका टेम्पर, उनका दिमाग इतना आसानी से मतलब क्रोधी होते, सो इरिटेबल, इतनी आसानी से चिढ़ जाते, सो इम्पेशेंट, इतने अधैर्य उनके अंदर था, इतना अधैर्य, ही स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोरिंग, कोई बोलना चाहता तो उसको रोक देते, और रोरिंग दहाड़ के रोकते। और क्या दहाड़ते, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, कोई बात नहीं, कोई नुकसान नहीं, बंद करो, इस पर ध्यान मत दो, फालतू बात है, मतलब बोलने तक नहीं देते। इतने क्रोधी, इतने सनकी, इतने गुस्सैल, इतने बिगड़ैल आदमी थे चाचा खुसरोव। और खुसरोव के बाद अगली पीढ़ी में इन मुराद को माना जाता था कि वो सनक, वो पागलपन इसके अंदर है। इट वॉज ऑल नो मैटर वॉट एनीबडी हैपेंड टू बी टॉकिंग अबाउट,
Once it was his own son, Arak, running 8 blocks to the barber's shop, where his father was having his moustache trimmed, to tell him that their house was on fire. This man Khosrow sat up in the chair and roared, "It is no harm, pay no attention to it." The barber said, "But the boy says your house is on fire." So Khosrow roared, "Enough! It is no harm, I say." That was all. बात ऐसी थी, नो मैटर वॉट एनीबडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट, कि ऐसे ही कहते थे चाचा, डांट के बंद करते थे कि कोई बात नहीं, कोई नुकसान नहीं, बंद करो, फालतू मत बोलो, इसके बारे में मत बात करो, चाहे कोई मैटर हो, कोई भी मामला हो। वंस इट वॉज हिज ओन सन आरक, एक बार उनका खुद का बेटा आरक, रनिंग 8 ब्लॉक्स टू द बार्बर शॉप, 8 ब्लॉक के बाद जो मकान बने होते हैं अलग अलग गलियाँ, उसको ब्लॉक में डिवाइड करते हैं, तो वहाँ पे बार्बर शॉप, नाई की दुकान पे, हिज फादर वॉज हैविंग हिज मुस्टाच ट्रिम्ड, अपने मूछ को ट्रिम करा रहे थे। मूछ जो लोग रखते हैं ना, मूछों को बहुत सजा वजा के रखते हैं भाई, बढ़िया से रखना भी चाहिए, ये होना भी चाहिए। इन एक मूछ रख लो मरियल से, उसकी कदर मत करो। बाल रखते हो बढ़िया से रखो, मूछ रखते हो बढ़िया, तो उसको ट्रिम मतलब छटाई करा रहे थे। तो उनका लड़का दौड़ता हुआ आया, टू टेल हिम देयर हाउस वॉज ऑन फायर, ये बताने के लिए कि हाउस वॉज ऑन फायर, घर पे आग लग गई है, घर में आग लगी। दिस मैन खुसरो सैट अप इन द चेयर, ये आदमी जो जिनका नाम खुसरो था, वहीं चेयर में बैठे बैठे रोड, वहीं से दहाड़े, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, कोई नुकसान नहीं, कोई बात नहीं, ध्यान मत दो, हटो, फालतू बात है। द बार्बर सेड, तो नाई ने कहा, बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर, तो नाई ने बताया कि भैया आपका लड़का कह रहा है कि आप ही के घर में आग लगी है। सो खुसरो रोड, फिर दहाड़ा, एनफ, बहुत हो गया, इट इज़ नो हार्म, आई से, कोई नुकसान की बात नहीं, कोई बात नहीं, फालतू बात है, बंद करो, मत बोलो। My cousin Murad was considered the natural descendant of this man, although Murad's father was Zorab, who was practical and nothing else. That's how it was in our tribe. A man could be the father of his son's flesh, but that did not mean that he was also the father of his spirit. The distribution of the various kinds of spirit of our tribe had been from the beginning capricious and vagrant. अब ये भी देखो, फिर बड़ी मज़ेदार बात कह रहा है कि मेरा कज़न मुराद, जो मेरा चचेरा भाई मुराद था, वॉज कंसिडर्ड, उसे माना जाता था, नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन, इस आदमी का एकदम प्राकृतिक रूप से उत्तराधिकारी था। ऑल्दो, हालांकि मुराद फादर वॉज जोरब, मुराद के पिता तो जोरब थे, हु वॉज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, वो काफ़ी प्रैक्टिकल यानी सुलझे हुए आदमी थे, काफ़ी ठीक ठाक आदमी थे। लेकिन दैट्स हाउ इट वॉज इन आवर ट्राइब, और हमारी जनजाति में ऐसा ही था। अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश, बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट। एक पिता अपने पुत्र का पिता हो सकता था, फ्लैश यानी मांस का, यानी शरीर का पिता तो वो हो सकता था, देह का पिता हो सकता था, लेकिन उसके व्यक्तित्व का, उसकी आत्मा का पिता हो आवश्यक नहीं। क्यों? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट्स इन आवर ट्राइब हैड बीन फ्रॉम द बिगिनिंग कैप्रिसियस एंड वैग्रेंट। कैप्रिसियस एंड वैग्रेंट का अर्थ बिना किसी नियम कानून के, ऐसे ही आवारागर्दी से, यानी आवश्यक नहीं कि माता पिता से लक्षण मिले, किसी का भी लक्षण किसी पे पड़ जाता था। हमारी जनजाति में ऐसा होता था। ये काफ़ी मजाकिया बात ये भी है, जैसे हम लोग कहते रहे फलाने की परछाई पड़ी है, ये फलाने की तरह हो गया लड़का, हमारे यहाँ भी ऐसा कह लेते हैं लोग। तो इस तरह का हमारी जनजाति में हमेशा से था कि आवश्यक नहीं कि पिता है तो उसके देह का पिता हो सकता है कि उसने उसको जन्म दिया, लेकिन उसका स्वभाव, उसका व्यवहार अलग हो। तो ये खुसरो चाचा को बिल्कुल पड़ा था, उनका सनकपन का ही उत्तराधिकारी माना जाता था। यहाँ तक रखते हैं हम लोग।